हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लेकर। यूपी बोर्ड में बहुत टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं। 2023 का पेपर देख लीजिए, आप में मिनिमम उसमें 8 टिप्पणियाँ पूछी गई थी। कितनी? 7-8 टिप्पणियाँ पूछी गई थी और उसी को हम आज बताएं। उनमें से कुछ टिप्पणियाँ मैं लेकर हाजिर हूँ और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देख सकते हो कि यूपी बोर्ड 2023 का पेपर आपके सामने हाजिर है और इसमें देखो आप कि कितनी टिप्पणी, देखो कितना है, 2000 यूपी बोर्ड 2023 का पेपर है और इसमें देखोगे आप कितनी टिप्पणियाँ आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए पहली टिप्पणी आपको दिखा दें, क्या लिखा था, एमनियोसेंटेसिस में टिप्पणी आ गई थी, पूछी गई थी। फिर देखिए यहाँ पर, वहाँ से हटिए और यहाँ देखिए, और ठीक है, किस पर, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आती है, आ गई थी। ठीक है, और भी देखिए 2 हो गई। और अगर आपको और दिखाएं तो देखो, फिर यहाँ से देखिए तो आप देख सकते हो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मनुष्य में आनुवंशिक विकार, सेंट्रल डोगमा, रेड डाटा बुक, परजीवता, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में दलहन पौधों की भूमिका, एक महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ पूछी गई थी। और भी देखिए यहाँ पर क्या है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, द्विनिषेचन, बाह्य मल उपचार, निमोनिया की रोकथाम। ठीक है, ये देखो कितनी कितनी क्या पूछेंगे, कितनी टिप्पणियाँ पूछी गई थी। अगर और विश्वास ना हो तो और भी देख लीजिए आगे, और भी देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मनुष्य में निषेचन, सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा और आनुवंशिक कूट पर निबंध लिखने के लिए। तो मिनिमम 7-8 टिप्पणियाँ आई थी। तो उन्हीं में से कुछ टिप्पणियाँ आज की वीडियो हम करने वाले हैं और जो मैं वीडियो में आपको जो बताई हैं टिप्पणियाँ, उनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए आज की वीडियो में पहला करेंगे दोहरा निषेचन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से इसको बताने वाले हैं। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोहरा निषेचन पहले हम छोटी सी भाषा समझते हैं जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो मान लीजिए कोई एक बनाते हैं कि जो अंडाशय है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें कोई एक पराग नलिका आपने पढ़ी, जब नर युग्मक जब परागण क्रिया होती है तो पराग नलिका बंध का निर्माण होता है वर्तिका द्वारा। वर्तिका पर क्या होता है, परागण करती है और परागण क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं और पराग नलिका में पहुंचकर क्या करते हैं, 2 नर युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 नर युग्मक, जिसमें जो अंडाशय में क्या होता है, एक या तो होती है कितनी सहायक कोशिका, एक अंडक होता है, एक ध्रुवीय केंद्रक होता है, एक प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जब 2 नर युग्मक आते हैं, ठीक है, तो एक क्या करता, तो एक नर युग्मक किससे, अंडप से निषेचित करके क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज बनाता है। यानी ए एन होता है सिंगल और ए बी क्या होता है, एक आगुणित होता है आगुणित, और दोनों निश्चित करके क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। बनाते कि नहीं? तो इसे क्या युग्मनज बनाते हैं, युग्मनक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है और इसके संयुग्मन यानी संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन या सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या होता है, दूसरा जो नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करता है, यानी किससे, 2n से निषेचन करता है n, वो क्या बनाता है, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है, जिसे हम त्रिसंलयन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप देखोगे कि इस आवृत बीजी पौधों में, किन में होती है, आवृत बीजी पौधों में कितनी बार निषेचन की क्रिया हुई, 2 बार। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन कहेंगे। तो आपको याद हो जाएगा। देखो इसी को हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे S.G. नवासचंद ने सन 1898 में ने सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया और लिलियम पादपों में द्विनिषेचन की खोज की। फिर बात की यहाँ पर देखेंगे तो किस्म होती है, आवृत बीज में द्विनिषेचन की क्रिया किस्म होती है, अगर विकल्प में पूछा जाए तो आवृत बीजी पादपों में भ्रूण में पराग यानी पराग नलिका से मुक्त एक आगुणित नर युग्मक, पराग नलिका में कितने नर युग्मक का निर्माण होगा, 2 का। तो एक नर युग्मक, उसमें से क्या होगा, एक नर युग्मक आगुणित अंड कोशिका से संयुग्मन करता है। हाल बताया हमने कि एक अंडप से यानी अंड कोशिका निषेचन करके द्विगुणित यानी 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह एक प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। जबकि दूसरा किससे करेगा, ध्रुवीय केंद्रक से। दूसरा नर युग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक यानी 2n के साथ मिलकर त्रिगुणज यानी 3n बनाता है। 3n प्राथमिक भ्रूणपूष केंद्रक का निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। अब देखोगे कितनी बार निषेचन की क्रिया हुई, तो इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं।
फिर देखिए अतः संयुग्मन त्रिसंलयन क्या लिखेंगे, अतः फिर आगे लिखेंगे अतः संयुग्मन तथा त्रिसमयकन दोनों निश्चय में ही के ही भाग होते हैं। इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। क्या बनता है, यानी जो एक 2n था वो क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और त्रिसंलयन के पश्चात बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। 2n किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूणपोष का निर्माण कौन करता है, त्रिसंलयन भ्रूणपोष, 3n क्या करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसमें भोजन को संग्रहित रखा इसमें किसमें, जो भ्रूणपोष में क्या होता है, भोजन संग्रहित रहता है, जो भ्रूण के परिवर्तन यानी उसकी वृद्धि के समय भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्विनिषेचन हो जाएगा। फिर देखिए बहुभ्रूणता पर टिप्पणी आ जाएगी पेपर में अगर आप, ठीक है, थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, मैं ये अगली साल नहीं पूछी गई थी लेकिन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, प्रश्न पूछा गया था, लेकिन अगर टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ जाए तो आप जो लिखोगे जो बताने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता यानी एक बीज से कई भ्रूण उत्पन्न कर लेना, क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले सन 1719 में ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। किसमें की थी, संतरे में की थी। कुछ पादपों में युग्मनज कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास होता है, इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। तो किसे कहेंगे कि कुछ पादप के युग्मनज कैसे होते हैं, कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास होता है, इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार की बहुभ्रूणता नग्नबीजी पादपों जैसे पाइनस में पाई जाती है। अगला देखेंगे थोड़ा सा और उसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो सनाफ्र सन 1929 के अनुसार, यानी किस सन बताया, 1929 के अनुसार बहुभ्रूणता 2 प्रकार की होती है। तो पहले होगी वास्तविक बहुभ्रूणता। तो क्या होती है, जब सभी भ्रूण एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं। जब सभी भ्रूण एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं, इस स्थिति को वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। ये भी कितने प्रकार की से हो सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है। तो वो कौन कौन सी होगी वो देखेंगे। तो पहली होगी युग्मनज के विदलन के कारण उत्पन्न हुए भ्रूण हो जाएंगे। दूसरा होगा भ्रूणकोश की अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका तथा प्रतिमुख से उत्पन्न हुए भ्रूण। और तीसरा हो जाएगा अध्यावरण अथवा बीजांडकाय की किसी कोशिका से उत्पन्न भ्रूण हो जाएगा। और फिर दूसरा पढ़ा था कि दूसरा कौन सा, कूट बहुभ्रूणता। जब सभी भ्रूण बीजांड के अलग भ्रूणकोशों या स्थानों पर बनते हैं तो इस स्थिति को कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। ये भी कितने प्रकार की हो सकती है, 3। तो एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से बहुभ्रूणकोश हो जाएंगे, बहुभ्रूणकोश हो जाएंगे। और सेकंड हो जाएगा विभिन्न गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से भ्रूणकोश हो जाएंगे। और तीसरा होगा अपबीजाणुकता भ्रूणकोश हो जाएगा। 3 हो जाएंगे। इनके उपयोग की बात की जाए तो इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पादप के समान होते हैं, एक कायक प्रजनन के समान ही उपयोगी हैं, यानी प्रजनन के समान ही उपयोगी हैं। और दूसरा हो जाएगा ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं, अतः इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी हो जाएगी, वो प्रश्न भी बनता है इससे। तो अब अगला प्रश्न है अपरा यानी प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। तो क्या होगा, वह संरचना है, अपरा क्या है, वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज यानी जो बच्चा, छोटे बच्चे पल रहे हैं वे क्या कहलाते हैं, गर्भ में पलने वाला बच्चा क्या कहलाता है, जरायुज। स्तनधारियों का विकसित भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्रदान यानी प्राप्त करता है। अपरा क्या है, एक मतलब थैली जिसमें भ्रूण पल रहा है और उसके लिए पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा, अपरा करती है। तो भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर अपरा निम्नलिखित प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की अपरा पा जाती है, झिल्ली पा जाती है भ्रूण, जो कितनी प्रकार की होंगी। तो पहला होगा पीतक कोष अपरा। इसमें अपरा पीतक कोष से बना होता है, जैसे कंगारू में। कंगारू देखें आपने, कंगारू क्या करते हैं, अपने पेट में बच्चों को थोड़ा ऐसे खाल में अंदर रख लेते हैं।
और फिर देखिए कोरियोलेंटोइक अपरा, इसमें अपरा कोरियन और एलेंटोइस झिल्लियों की से बनता है जैसे मनुष्य में। ठीक है, फिर एक जरायु अपरा, इसमें अपरा कोरियन झिल्ली से बना होता है जैसे यूथेरियन प्राणियों में। ठीक है, फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट इस अपरा के कार्य। तो अपरा के कार्य क्या होंगे वो देखेंगे। तो अपरा के द्वारा विकसित भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दूसरा होगा अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होती है। तीसरा होगा अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी होगा, जिसमें हमने उसमें 2023 में भी आया था कि लिंग सहलग्न वंशागति पर टिप्पणी लिखने के लिए आई थी, तो इसमें भी देखेंगे। तो क्या होती है, प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। यानी ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं वे सब लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं, और वे किन पर निर्भर करते हैं, जीन पर निर्भर करते हैं। जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और क्या करते हैं, इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहते हैं। तो क्या होंगे, सीधी बात की जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होंगे वे लिंग सहलग्न लक्षण होंगे जो लिंग से संबंधित होते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार की वंशागति को क्रिस या क्रॉस वंशागति कहती है। वर्णांता तथा हीमोफीलिया मानव के लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि लिंग सहलग्न लक्षण कौन कौन से, तो वर्णांता और हीमोफीलिया। ठीक है, वर्णांता और हीमोफीलिया। तो देखिए थोड़ी थोड़ी इनके बारे में भी लिख लेंगे, फिर विस्तृत में आप पढ़ लेना फिर इसके लिए। तो पहले होगा वर्णांता क्या होता है, तो हॉर्नर ने सन 1876 में इसकी खोज की थी और पता लगाया कि कुछ व्यक्तियों में लाल व हरे रंग का भेद, कुछ व्यक्ति कहते हैं लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाती, इसलिए इस रोग को वर्णांता या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटोन दोष भी कहते हैं। जो इसमें ऐसा रोग जिसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती वो कौन सा रोग होता है, वर्णांता होता है। और हीमोफीलिया की बात की जाए तो अगर चोट लग जाए और चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना बने और खून लगातार बहता रहे, ऐसा रोग क्या कहलाता है, हीमोफीलिया रोग होता है। और ये वंशागत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगली टिप्पणी है जो कि है हाथी पांव या फाइलेरिया रोग पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फाइलेरिया क्या होता है, तो फाइलेरिया कृमि जिसका वैज्ञानिक नाम बूचेरिया बैनक्राफ्टी है, जिसके द्वारा यह रोग होता है। किसके द्वारा होता है फाइलेरिया रोग, तो बूचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा होता है। और यह लिम्फ वाहिकाएं एवं लिम्फ वाहिनियों में एक परजीवी के रूप में रहता है। इसके द्वारा होने वाला रोग का नाम भील पाँव या हाथी पाँव है। तो फाइलेरिया एक जो आपका जो क्या होगा, सूक्ष्म जीव होगा जिसकी सहायता से, यानी परजीवी होगा जिससे ही क्या होता है, फिर हाथी पाँव रोग होता है। जैसे क्या होगा, बूचेरिया बैनक्राफ्टी जिसका नाम होगा, जिसका वैज्ञानिक नाम बूचेरिया बैनक्राफ्टी होता है। ठीक है, वो कहाँ पर रहता है, तो लिम्फ वाहिनियों एवं लिम्फ वाहिकाएं एवं लिम्फ वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। जैसे तो इसकी लक्षण की बात की जाए तो रोग का प्रभाव जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, कोई भी हो, लेकिन उसके द्वारा भी हो सकता है। कौन से, बूचेरिया बैनक्राफ्टी, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, उससे रोग फैल सकता है, हाथी पाँव रोग हो सकता है। जीवित कृमि रोगी में झुंझुनाहट पैदा करता है, अगर जीवित है तो क्या करेगा, झुंझुनाहट पैदा करेगा एवं अत्यधिक संख्या में एकत्रित होकर लिम्फ वाहिनियाँ अवरुद्ध कर देता है। तो जहाँ पर ये कटी मटी चीज़ें कटा हो लगा हो तो वहाँ पर ये रोग क्या करते हैं, इकट्ठे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर वाहिनियों को अवरुद्ध कर देते हैं और अपनी संख्या इकट्ठा हो जाती है उस जगह पर। जैसे अपने को बहुत बड़ा सीधा मोटा हो जाता है, इतना बड़ा गट्टा से बन जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, उसी बात देखेंगे। रोग संक्रमण कैसे होगा, तो यह रोग
क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संक्रमित होता है। किसके, इसका वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर, इसके द्वारा ही फैलता है। जो तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। जब क्यूलेक्स मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कटे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और चर्म के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। चर्म के भीतर में से लसिका चैनल की ओर पहुंचकर प्रोण के में रूपांतरित हो जाने, यानी बड़ी गांठ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। फिर देखिए इसके रोकथाम उपचार की बात की जाए तो जो औषधियाँ फीलपाँव या फाइलेरियसिस रोग में देते हैं उस औषधि रोग को प्रभाव से के अनुरूप 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले देखेंगे प्रोण कृमि के लिए एक आर्सेनिक औषधि एवं MSZ दी जाती है। अगला देखिए माइक्रोफाइलेरी के लिए डाई एथाइल कार्बोमेजेन, हेट्राजन, नोटेजन आदि दी जाती हैं। अगर और फिर देखिए एक और थी वो लिखा नहीं है। फिर देखिए अगला कैसे बच सकते हैं तो मच्छरों को व लार्वा को नष्ट करना चाहिए तथा मच्छरों को काटने से बचाना चाहिए, यानी मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए अगली टिप्पणी देखते हैं। अगली टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और 2023 में ही पूछी गई थी। तो रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी। तो देखिए रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी एक विशेष किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षतिआंशिक, आशंकित, दुर्लभ, सुलभ तथा अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वितरण किया जाता है। वो रेड डाटा बुक कहलाती है। इसकी उपयोगिता बात की जाए तो ये पुस्तक लुप्त हो रही जाति प्रजातियों की जानकारी देती है। इसमें हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी मिलती है। ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है। ये पुस्तक आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इतने ही प्रश्न मैंने टिप्पणी लिखी थी। अब अगली और भी हम बताएंगे जिसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।